हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। तो चलिए बच्चों, आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। जैसे कि हमने पिछली क्लास में अभी तक देखा है बच्चों, क्या भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम लोग देखेंगे बच्चों भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक, तो देखिए बच्चों, वर्तमान में जो भारतीय संविधान में अनुसूची है कितनी है? 12 अनुसूची है। ठीक, वर्तमान में कितनी अनुसूची है बच्चों? 12 अनुसूची है। लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ था या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी बच्चों? मूल संविधान में अनुसूचियां थी बच्चों 8। मतलब कि 4 अनुसूचियों को समय समय पर जोड़ा गया। तो कब कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, यह हम लोग आगे चल के देखते हैं। ठीक, तो चलिए पहली अनुसूची देख लो। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? तो बच्चों पहली अनुसूची में दिया गया है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। ठीक बच्चों, क्या दिया गया है पहली अनुसूची में? राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। ठीक, मतलब कि जैसे कि हमें किसी राज्य के नाम में या सीमा में परिवर्तन करना है तो हमें किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा बच्चों? हमें अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कि हमको जैसे उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड राज्य को बनाना है तो बच्चों हम किस अनुसूची में संशोधन करेंगे? तो अनुसूची 1 में, क्योंकि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों का प्रावधान कहाँ है? अनुसूची 1 में। ठीक, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि एक राज्य से दूसरा राज्य बनाने के लिए हमें संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा या संशोधन करना पड़ेगा? ऑप्शन दे दे, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग उत्तर क्या करेंगे, आंसर क्या देंगे? अनुसूची 1, क्योंकि बच्चों भारतीय संविधान की अनुसूची 1 कहती है कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनसे संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो क्या? अनुसूची 1 में। ठीक बच्चों, समझ में आया अनुसूची 1 क्या है? ठीक, अब देखते हैं अनुसूची 2। ठीक बच्चों, अनुसूची कोई अनुसूची 2 देखिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं अनुसूची 2। तो जो बच्चों अनुसूची 2 है इसमें क्या? इसमें दिए गए हैं वेतन के बारे में। ठीक, अनुसूची 2 में बच्चों क्या? वेतन के बारे में बात करती है। क्या? वेतनों के बारे में बात करती है। अब किन किन के वेतनों के बारे में बात करती है? देखिए, इतना तो हमने देख लिया, अनुसूची 2 वेतन से संबंधित है। ठीक, किन किन के वेतन के बारे में है जान लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, पहला कौन है? यहां पे देख लीजिए, पहला है राष्ट्रपति। ठीक बच्चों, फिर दूसरा क्या है? राज्यपाल। ठीक बच्चों, ठीक, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के, ठीक, एससी के जज। चौथा क्या है? हाई कोर्ट के जज। ठीक बच्चों, एक सेकंड बच्चों, एक पानी पी लूं थोड़ा। ठीक बच्चों, तो पहला क्या है? राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? राज्यपाल। तीसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज। चौथा क्या है? हाई कोर्ट के जज। पांचवा बच्चों क्या होगा? यहां पर पांचवे में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक बच्चों, छठवां क्या है?
राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति। ठीक, और सातवां क्या है बच्चों? कैग। ठीक, देखिए बच्चों, अनुसूची 2 में किन किन की शपथ की बात करती है बच्चों? अनुसूची दो वेतन की बात करती है। तो अनुसूची 2 बच्चों राष्ट्रपति के वेतन की बात करती है, राज्यपाल के वेतन की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन की बात करती है, हाई कोर्ट के जज के वेतन की बात करती है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वेतन की बात करती है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन की बात करती है, और कैग की बात करती है। ठीक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, कैग का मतलब होता है, ठीक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग। ठीक, इन सब के वेतनों की बात करते हैं कौन? अनुसूची 2 या शेड्यूल 2। ठीक बच्चों, अब देखते हैं हम लोग, समझ में आया? तो अनुसूची 1 बच्चों क्या? राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में। अनुसूची क्या है? 1। अनुसूची 2 क्या? वेतन के बारे में। ठीक, तो राज्य हो गए, वेतन भी हो गया, तो अब क्या आएगा बच्चों? शपथ। तो अनुसूची 3 किसके बारे में है बच्चों? अनुसूची 3 है बच्चों शपथ के बारे में। ठीक, तो देखते हैं हम लोग अनुसूची 3 किस किस के शपथ के बारे में बात करती है। ठीक बच्चों, अनुसूची 3 देखिए बच्चों, अनुसूची 3 इसमें क्या है बच्चों? इसमें मेंशन है शपथ। ठीक बच्चों, किस किस के शपथ की बात करती है? तो बच्चों देखो, ये बात करती है संसद के सदस्य, ठीक, दूसरा संघ के मंत्री, ठीक, तीसरा संसद के चुनावों के प्रत्याशी। ठीक बच्चों, चौथा कौन हुआ? संघ ने पड़ गए बच्चों, देखिए संसद के मतलब केंद्र ने पड़ गई। अब आते हैं हम लोग बच्चों राज्य पे। तो राज्य में किसकी बात करते हैं? राज्य के विधान मंडल के सदस्य। ठीक बच्चों, और किसकी बात करती है अनुसूची 3? राज्य के विधानमंडल के सदस्य हो गए, ठीक, राज्य के मंत्री, ठीक, और इसमें भी चुनावों के प्रत्याशी, ठीक, चुनावों के प्रत्याशी। ठीक बच्चों, और अब इसके बाद बाकी वो ही है हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के, कर लो पहले, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक, हाई कोर्ट के जज और कैग, CAG, ठीक, भारत के लेखक परीक्षक। ठीक, अब देखिए बच्चों, अनुसूची 3 है, तो शेड्यूल 3 है, वो किस किस की बात करती है? वो करती है बच्चों शपथ की बात। ठीक, शपथ में किस किस के शपथ की बात करती है बच्चों? देखिए, हम लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, रटना कुछ नहीं है, ठीक, आप समझ के चलिए, आपको सब याद हो जाएगा, और बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। थोड़ी 15 दिन के बाद आप देख लेना आप किस स्तर पर हो पॉलिटी में। ठीक, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, अगर क्वेश्चन आपको बाहर मिले तो आप मुझसे कहना, मैं एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक, बाकी आप देखिए कि अनुसूची 3 में क्या शपथ, किन किन की शपथ के बारे में? संसद के सदस्य, संसद के मंत्री, संसद के चुनावों को प्रत्याशी। ठीक, संसद हो गई, तो क्या बचा बच्चों? राज्य बचे, तो राज्य के विधानमंडल के सदस्य, राज्य के मंत्री, चुनावों के प्रत्याशी, फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज,
हाई कोर्ट के जज और सीएजी कैग। ठीक, इतने लोगों की बच्चों शपथ की बात कहां पर की जा रही है? तो इनकी शपथ की बात बच्चों अनुसूची 3 में की जा रही है। समझ में आया आपको कुछ? ठीक, अनुसूची 1 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित नामों में प्रावधान या उनसे संबंधित क्षेत्र। नंबर 2 या अनुसूची 2 में क्या है? वेतन किसकी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्र, राष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग। ठीक, अब अनुसूची 3 आपको क्लियर हो गई। अब देखिए अनुसूची 4, और इसको बच्चों गौर से समझिएगा कि अनुसूची 4 क्या कहती है। देखिए बच्चों, अनुसूची 4 कहती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक बच्चों, क्या कहती है अनुसूची 4? अनुसूची 4 कहती है, देखिए अनुसूची 4, अनुसूची 4 क्या? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए बच्चों, अनुसूची 4 को समझ गए आप लोग कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन आखिरकार है क्या। देखिए बच्चों, 3 स्टेट ले रहे हैं हम लोग। एक ले लो यूपी, हरियाणा या राजस्थान, राजस्थान और हरियाणा। ठीक, यूपी में राज्यसभा की सीट कितनी है बच्चों? 31, राजस्थान में 10, हरियाणा में 5। देखिए बच्चों, अनुसूची 4 क्या कहती है? अनुसूची 4 कहती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब इसको समझना कि सीटों का आवंटन बच्चों किस प्रकार से होगा। तो सीटों का आवंटन बच्चों सिंपल है, जनसंख्या के आधार पर होगा। जिस राज्य में जितनी अधिक जनसंख्या, उस राज्य में उतनी अधिक सीटें होगी। अब देखिए बच्चों, अनुच्छेद 82 है भारतीय संविधान का। क्या? हमारे संविधान का बच्चों अनुच्छेद 82 क्या है बच्चों? अनुच्छेद 82 है। यह अनुच्छेद 82 कहता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक जनगणना के बाद होगा। क्या? राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक जनगणना के बाद होगा। तो ठीक है बच्चों, जनगणना हुई, 1951 की जनगणना हुई बच्चों। सीटों का आवंटन कब हुआ? 1952 में हुआ। ठीक, 1961 की बच्चों जनगणना हुई, सीटों का आवंटन हुआ कब? 62 में। ठीक, 1971 की बच्चों जैसी जनगणना हुई और 72 में सीटों का आवंटन होना था, तो इसी समय बच्चों क्या हुआ? ठीक, इसी समय बच्चों साउथ इंडिया के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब क्यों कर दिया प्रोटेस्ट करना शुरू, ये समझ लीजिए बच्चों। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तभी से हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु समय समय पर प्रावधान चलाए गए। ठीक, समय समय पर क्या प्रावधान चलाए गए? देखिए, मान लीजिए संसाधन तो सीमित हैं। ठीक, क्यों चलाए गए? और इसका भी देखिए, एक सेकंड रुकना बच्चों। देखो, ठीक, तो मैंने क्या कहा? समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण कानून चलाए गए। और क्यों चलाए गए बच्चों? तो देखिए, मैंने क्या कहा? संसाधन तो सीमित है। ठीक, मान लीजिए ये अपने आपके पास इतनी जमीन है। ठीक ठीक, ये आपके पास जमीन है। अब इस जमीन पर चाहे आप 10 लोग रह लो, चाहे आप 1000 लोग रह लो। ठीक, आप इतनी सी जमीन पे चाहे 10 लोग रह लो या 1000 लोग रह लो, जमीन तो बढ़ने वाली है नहीं। तो दबाव किस पर पड़ेगा बच्चों? संसाधन पर पड़ेगा दबाव। समझ में आया? तो इसीलिए भारतीय सरकार ने समय समय पर क्या? जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कानून चलाए। और चलाए तो इस पर क्या? साउथ इंडिया वालों ने अमल भी किया। ठीक, तो साउथ इंडिया वालों ने अमल किया। तो देखिए, बता दो, ग्राफ से मान लीजिए ग्राफ है, तो जो नॉर्थ वाले थे उनकी तो जनसंख्या ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था और साउथ वालों का जनसंख्या ग्राफ ऐसे चल रहा था।
ठीक, तो आप सोचिए, देखिए क्यों चल रहा था। साउथ में तो जनसंख्या कंट्रोल कर ली साउथ वालों ने, नॉर्थ वालों में प्रथा प्रचलन है कि जो बच्चे हैं यह ईश्वर की देन है। क्या? जो बच्चे हैं वो ईश्वर की देन है। ठीक, तो देखिए बच्चों, जो बच्चे हैं ये ईश्वर की देन नहीं है, यह आपकी देन है। ठीक, लेकिन नॉर्थ में तो क्या, नॉर्थ में तो यही था कि जो बच्चे हैं यह ईश्वर की देन है, हम दो हमारे गिन लो। लेकिन साउथ वालों ने जनसंख्या कंट्रोल कर ली। तो अब देखिए बच्चों, इस तरह जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो साउथ इंडिया वालों ने क्या प्रोटेस्ट किया। क्यों किया? बोले अगर आप अब सीटों का आवंटन करोगे तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के 31 से होकर 100 हो जाएं, ठीक, और हरियाणा की 5 से शायद 7 ही हो पाए या 5 से। ठीक, तो आप समझ लीजिए कितना फर्क था सीटों के आवंटन पर। तो इस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। कौन थे? इंदिरा जी थी। ठीक, इंदिरा जी थी। ठीक, तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, तो इंदिरा गांधी जी के ऊपर आया दबाव। तो जब जैसे इंदिरा जी के ऊपर दबाव आया तो इंदिरा जी ने बच्चों क्या किया? इंदिरा जी ने तुरंत क्या किया? 42वां संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन कब किया? 1976 में। ठीक, 42वां संविधान संशोधन किया और इसमें क्या लिखा? इसमें लिखा बच्चों कि सीटों का जो आवंटन है यह 2000 के बाद होगा। ठीक, या सीटों का जो आवंटन होगा 2000 तक, उसे 1971 की का ही आधार माना जाएगा। मतलब कि 2000 तक जो सीटें होंगी वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही होंगी। ठीक, सीटों के आवंटन का आधार कितना कर दिया गया बच्चों? 42वें संविधान संशोधन में 1971 को ही। देखिए जनसंख्या या जनगणना तो हर 10 साल में होगी। ठीक, क्या जनगणना है जो बच्चों यह हर 10 साल में होगी, लेकिन जो सीटों का आवंटन है उसका आधार बच्चों 1971 को ही माना जाएगा। इंदिरा जी ने यह कर दिया। ठीक, कर दिया इंदिरा जी ने। अब धीरे धीरे समय बीता, अब आया 2000। सन 2000 आई तो बच्चों फिर सीटों का आवंटन होना था। ठीक, तो अब सीटों का आवंटन होना था तो फिर प्रोटेस्ट किया साउथ इंडिया वालों ने। उन्होंने कहा कि देखिए सर, हमारी जनसंख्या तो कंट्रोल है ही, लेकिन नॉर्थ इंडिया वाले अभी तक फिर नहीं मान रहे हैं। अगर आप फिर सीटों का आवंटन करोगे तो शायद 150 पहुंच जाएं यूपी की सीटें। देख ही रहे हो यूपी का पाकिस्तान जैसा देश बन जाए। समझ रहे हो ना कितनी, क्योंकि यहाँ पे तो कहते हैं ईश्वर की देन है, ईश्वर वाली परंपरा चलती है यहाँ पर। अब को समझाए कि ईश्वर की देन नहीं है, आपकी देन है। ठीक बच्चों, तो क्या हुआ? फिर प्रोटेस्ट किया। इस समय प्रधानमंत्री जी थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बच्चों क्या किया? 84वां संविधान संशोधन किया। क्या? 84वां संविधान संशोधन सन 2000 में किया। ठीक, क्या किया बच्चों? 84वां संविधान संशोधन 2000 में किया और इसमें लिख दिया कि सीटों का आवंटन 2026 के बाद होगा। कब होगा बच्चों? सीटों का आवंटन 2026 के बाद होगा। तब तक 1971 ही आधार माना जाएगा सीटों के आवंटन का राज्यसभा में। समझ में आया? इंदिरा गांधी जी ने किया बच्चों, इंदिरा गांधी जी ने किया 42वां संविधान संशोधन। उसमें सीटों का आवंटन को 2000 तक किया, को 2000 तक बढ़ा दिया, लेकिन आधार माना जाएगा 1971 का। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 84वां संविधान संशोधन किया। कब किया बच्चों? सन 2000 में। इसमें क्या किया बच्चों? इसमें सीटों के आवंटन को कितना कर दिया? इसमें सीटों को आवंटन को बच्चों बढ़ाकर 2026 के बाद जब भी जनगणना होगी तब कर दिया गया। तो 26 के बाद कब जनगणना होगी बच्चों? 31 में होगी। तो 31 में देखेंगे क्या होता है, फिर से प्रोटेस्ट होता है या सीटों का आवंटन होता है। तो समझ में आया? तो बच्चों देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में कितनी है? 245 सीटें हैं। ठीक, 233 प्लस 12। ठीक, जो ये 12 लोग हैं बच्चों, इनको क्या, इनको मनोनीत किया जाता है। ठीक, और अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं बच्चों? अधिकतम सीटों है अभी 250। ठीक, अधिकतम 250 हो सकती हैं राज्यसभा में सीटें।
और अभी वर्तमान में कितनी है 245, ठीक, जिनमें 12 लोग मनोनीत होते हैं, ठीक, जो कला, खेल, साहित्य आदि चीजों में निपुण होते हैं उनको। तो क्लियर हुई आपको अनुसूची 4, ठीक। तो बच्चों अनुसूची 4 कहती है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में अनुसूची 4 बताती है हमको, ठीक। तो आशा करता हूं कि अनुसूची 4 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, ठीक। तो लिख लीजिए आप लोग, जब तक मैं पानी पी लूं। देखिए बच्चों, टेंशन फ्री होके पढ़ते जाइए आप लोग, बस 10 दिन के बाद आप खुद अपने आप को देखोगे, दूसरों से बहुत आगे देखोगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्या अनुसूची 5, अनुसूची 5 क्या कहती है, ठीक बच्चों। आपने अनुसूची 1 देख ली, अनुसूची 2 देख ली, अनुसूची 3 देख ली, अनुसूची 4 देख ली। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 5, जो अनुसूची 5 कहती है अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, ठीक। देखिए अनुसूची 5, आते हैं बच्चों हम लोग अपनी अनुसूची 5 या शेड्यूल 5, ठीक। तो अनुसूची 5 क्या कहती है बच्चों, अनुसूची 5, ठीक बच्चों। अनुसूची 5 क्या कहती है, देखिए बच्चों अनुसूची 5 कहती है कि जनजाति क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, ठीक बच्चों। अनुसूची 5 क्या कहती है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को एक साथ समझते हैं हम लोग। अनुसूची 6, अनुसूची 6 कहती है कि असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा से संबंधित प्रावधान, ठीक बच्चों। देखिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को हम लोग बच्चों साथ में समझते हैं, ठीक। तो जो अनुसूची क्या कहती है, जनजातीय क्षेत्र व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, ठीक। तो अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं, कितने राज्यों को दर्जा है बच्चों अनुसूचित क्षेत्रों का, तो बच्चों भारत में 10 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों का दर्जा प्राप्त है, ठीक। किनका, 10 राज्यों को, इसमें राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, समझ में आया। ऐसे 10 राज्य हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्रों का दर्जा प्राप्त है, ठीक बच्चों। तो अनुसूची 5 क्या है, इनमें कुछ ज्यादा समझने को नहीं है, आपको इतना याद करना है कि अनुसूची 5 या शेड्यूल 5 जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान के बारे में बताती है, ठीक। और अनुसूची 6 क्या बताती है बच्चों, अनुसूची 6 असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से संबंधित, इन 4 राज्यों से संबंधित जो भी बातें हैं उनके बारे में क्या अनुसूची 6 बताती है, ठीक बच्चों। देखिए जब हम आर्टिकल 244 क्लॉज 2 पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में बेहतरीन तरीके से जानेंगे। अभी आपको बच्चों इतना याद रखना है कि अनुसूची 6 में क्या असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा से संबंधित प्रावधान है, मणिपुर नहीं है बच्चों, ठीक। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से अनुसूची 6 में निम्न में से किन राज्यों का उल्लेख नहीं है अनुसूची 6 में,
ऑप्शन दे दे आपको, असम दे दे, मिजोरम दे दे, मणिपुर दे दे, त्रिपुरा दे दे, तो अपन क्या करोगे आप लोग करोगे त्रिपुरा को, सॉरी मणिपुर को करोगे कि मणिपुर के बारे में अनुसूची 6 में या शेड्यूल 6 में बताया नहीं गया है। ठीक, समझ में आया बच्चों कि अनुसूची जो 6 है 6 है उसमें क्या असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के बारे में बताया गया है, मणिपुर इसमें मेंशन नहीं है। ठीक, AMTM। ठीक, अब देखिए अनुसूची 7 पे आइए बच्चों। अनुसूची 7 क्या कहती है। आज बच्चों आपकी मैं सभी अनुसूची खत्म करवा दूंगा और कल बच्चों हम लोग देखेंगे संविधान के भाग। ठीक बच्चों, अब देखते हैं हम लोग अनुसूची 7। अनुसूची 7, तो अनुसूची 7 बच्चों कहती है क्या, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। ठीक बच्चों, तो पहली सूची कौन सी है, संघ सूची। संघ सूची, फिर क्या है बच्चों, राज्य सूची, और क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, मैं बच्चों इनके बारे में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं 2 बार के समथिंग शायद, और आज भी आपको बता दूंगा। ठीक, तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे बच्चों, 100, अब कितने हैं, 98। ठीक, राज्य सूची में पहले बच्चों थे 61, अब कितने हैं, 59, और समवर्ती सूची में कितने हैं बच्चों, 52। ठीक, समझ में आया। जो संघ सूची है बच्चों या तो उसमें कितने हैं, 100 विषय हैं, सॉरी 100 पहले थे अब 98 विषय हैं, और राज्य सूची में 61 पहले थे 59 हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक, संघ सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है बच्चों, केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर या स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है बच्चों, राज्य कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं। संघ सूची संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची दोनों कानून बना सकते हैं। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो ज्यादा डीपली इसमें जाऊंगा नहीं। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्या, अनुसूची 8। ठीक, अब बच्चों जो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 किसके बारे में बात करती है बच्चों, अनुसूची 8 बात करती है राजभाषा के बारे में। ठीक बच्चों, अनुसूची 8 शेड्यूल 8 राजभाषा। ठीक, राजभाषा समझिएगा बच्चों अनुसूची 8 को। देखिए बच्चों, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में बच्चों कितनी भाषाएं थी, तब भाषाएं बच्चों थी 14 भाषाएं। कितनी, 14 भाषाएं थी जब संविधान लागू हुआ था। और अब कितनी भाषाएं हैं, तो बच्चों वर्तमान में भाषा हैं 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। ठीक बच्चों, शुरू में कितनी थी, 14, वर्तमान में कितनी है, 22, मतलब 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो सिंपल है, जोड़ा गया। तो कब कब जोड़ा गया, देखिए जो बच्चों पहले जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। कौन सी भाषा जोड़ी गई, देखिए सिंधी भाषा जोड़ी गई। क्या, सिंधी भाषा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन बच्चों 1967 के माध्यम से क्या, सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक, दूसरी कौन सी भाषा जोड़ी गई बच्चों, दूसरा देखिए फिर जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन में। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से बच्चों 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया बच्चों। कितनी भाषाओं को, 3 भाषाओं को। कौन सी, नेपाली,
मणिपुरी और कोंकणी। ठीक बच्चों, तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से बच्चों 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक बच्चों, अब तीसरे बार संशोधन होता है, कौन सा? 92वां संशोधन 2003। इसमें बच्चों 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ठीक बच्चों, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो कितनी हो गई? 4 3 7 1 8, 14 8 22 भाषाओं। ठीक, तो जो समय समय पर जो 8 भाषाओं को जोड़ा गया, इन्हीं 8 भाषाओं को मिलाकर कितनी संविधान में 22 भाषाएं हो गई। तो 14 भाषाओं में हिंदी, उर्दू, राजस्थानी, मलयालम, कन्नड़ वगैरह किस में है? बाकी 14 भाषाओं में है। लेकिन एक चीज याद रखना, अंग्रेजी है जो, क्या बच्चों? अंग्रेजी। अंग्रेजी ये हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मतलब इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, आप इतना याद रखना। ठीक, तो वर्तमान में कितनी बच्चों भाषाएं हैं अनुसूची 8 में? तो बच्चों वर्तमान में जो अनुसूची 8 है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, जब हमारा संविधान लागू हुआ था बच्चों, तब कितनी थी? तब 14 भाषाएं थी। मतलब कि 8 भाषाओं को समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो कब कब जोड़ा गया? पहली जोड़ी गई सिंधी भाषा। कब? सिंधी जोड़ी गई कब? 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। ठीक, दूसरा संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992। कब? दूसरा कब हुआ बच्चों? 1992 में। ठीक, 1992 में 1992 में हुआ 71वां अमेंडमेंट। ठीक, या 71वां संशोधन। इसके माध्यम से बच्चों 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अगला देखिए बच्चों, अब कब? अब तीसरा हुआ बच्चों 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके माध्यम से बच्चों 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। तो समझ में आया बच्चों? 8वीं अनुसूची आपको क्लियर हुई। जो अंग्रेजी भाषा है बच्चों, ये हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक बच्चों, तो आपको 8वीं अनुसूची उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होगी। ठीक, पहली अनुसूची राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित नाम के बारे में हो गया। दूसरी बच्चों वेतन से हो गया। तीसरी अनुसूची शपथ हो गई। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया। 5वीं अनुसूची बच्चों जनजातीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान हो गया। 6वीं अनुसूची असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से संबंधित हो गई। 7वीं अनुसूची बच्चों शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची राजभाषा। अब आते हैं बच्चों 9वीं अनुसूची, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखिए बच्चों 9वीं अनुसूची, शेड्यूल नंबर 9। देखिए बच्चों, जो शेड्यूल नंबर 9 है, यह किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे बच्चों? अनुसूची 9 किससे संबंधित है बच्चों? भूमि सुधार। भूमि सुधार। ठीक बच्चों, अनुसूची 9। मैंने क्या कहा था? वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। तो अनुसूची 9। ठीक, तो अनुसूची 9 जोड़ी तो कब जोड़ी गई होगी बच्चों? अनुसूची 9 को जोड़ी गई फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में। 1951 में। ठीक बच्चों, तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित। कब जोड़ गई बच्चों? फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 में। समझ लिया।
अब यह जानना आपके लिए अत्यंत जरूरी है कि इसको जोड़ा क्यों गया। ठीक, यह तो सबको मालूम होता है कि फलानी अनुसूची में यह है, ढिकानी अनुसूची में है, लेकिन इन अनुसूचियों को जोड़ा क्यों गया। तो देखिए बच्चों, समझ गए, जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक, और हमारा संविधान बना, तब हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी और हमारे देश में भी बहुत सी समस्याएं चल रही थी, जैसे छुआछूत, जातिवादी, समझ लो जमींदारी जैसी प्रथाएं चल रही थी। तो हमारे संविधान निर्माता जो थे बच्चों, उन्होंने सोचा कि जब हमारा संविधान लागू होगा तो हम इन समस्याओं को समाज से दूर करेंगे। और बच्चों किया भी, आपने देखा होगा आर्टिकल 17, ठीक, अस्पृश्यता का अंत। देखा बच्चों आपने, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत किया, ठीक, उपाधियों का अंत किया, ठीक, तो ऐसी समस्या हटाया भी, ठीक। तो इसी समय एक समस्या और इनके दिमाग में थी, वो समस्या थी बच्चों जमींदारी प्रथा। क्यों थी बच्चों समस्या? क्योंकि समाज के एक छोटे से तबके के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, हजारों एकड़ जमीन थी, ठीक, और एक बड़े जनसंख्या के पास बहुत सीमित मात्रा में जमीन थी या थी ही नहीं, ठीक। तो अब इसको तो सही करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ बच्चों, तो क्या एक जमींदारी उन्मूलन कानून लेके आई सरकार, ठीक, जमींदारी उन्मूलन कानून लेके आई। क्या बच्चों? जमींदारी उन्मूलन। इस जमींदारी उन्मूलन कानून से इन्होंने हदबंदी लागू की। क्या? हदबंदी, ठीक, हदबंदी लागू की। और इसमें एक लिमिट, एक सीमा रख दी गई कि आप इस सीमा तक ही जमीन रख सकते हो। मतलब कि इसमें कहा गया कि आप एग्जाम्पल से समझिए, इसमें कहा गया कि जैसे कि आप 40 एकड़ ही जमीन रख सकते हो, ठीक, एकड़ ही जमीन रख सकते हो। कितनी? मान लीजिए कि कहा गया कि आप 40 एकड़ ही जमीन रख सकते हो। अब सोचिए, जिनकी हजारों एकड़ जमीन है उनके पास क्या बचा? केवल 40 एकड़। तो क्या हुआ? बवाल हुआ। जनता कोर्ट में गई, ठीक, जनता कोर्ट में क्यों गई? अब समझिए, इस समय संपत्ति क्या है? संपत्ति या भूमि आपकी क्या है? जो भूमि आपकी क्या है? आप कहोगे भूमि हमारी माता है। तो बच्चों, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे इमोशनली कि भूमि हमारी माता है। तो बच्चों, हम लोगों को इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली देखना है कि भूमि हमारे संपत्ति है, ठीक। और उस समय जो संपत्ति का अधिकार था बच्चों, वो क्या था? हमारा मौलिक अधिकार था। समझ में आया? तो जमीन क्या थी बच्चों? हमारी संपत्ति थी। और संपत्ति का अधिकार क्या था बच्चों? मौलिक अधिकार था, ठीक। जैसे क्या हमने कहा, जमीन, ये हो गई जमीन। यह क्या है बच्चों? यह है संपत्ति। और यह क्या संपत्ति क्या है बच्चों? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक, यह मूल अधिकार है। तो लोग क्या गए? कोर्ट में गए सरकार के खिलाफ कि देखिए सर कि सरकार हमारी क्या मूल अधिकारों का हनन कर रही है। यह हमारी संपत्ति का अधिकार है, जो यह हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार इसको सीमित कर रही है। देखिए, एक अनुच्छेद 13 भी है, ठीक। क्या है बच्चों? एक अनुच्छेद 13 भी है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? पहले इसको समझिए आप लोग, ठीक। एक अनुच्छेद 13 भी है। आर्टिकल बच्चों क्या? 13। आर्टिकल 13 में के 3 क्लॉज है, देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। 3 बातें कहता है। देखिए, पहला कहता है संविधान पश्चात। क्या? संविधान पश्चात विधियां, ठीक बच्चों। दूसरा कहता है संविधान पूर्व विधियां। समझिएगा बच्चों आप हैं। और तीसरा कहता है विधियां।
ठीक। जो अनुच्छेद 13 है बच्चों, यह क्या, यह हमारे मूल अधिकारों की गारंटी देता है। यह कहता है संविधान पश्चात विधियां, मतलब संविधान के लागू होने से जो पहले विधि हैं, अगर वो हमारे मूल अधिकारों को सीमित करेंगी तो उस सीमा तक वो विधियां निरस्त कर दी जाएंगी या शून्य मानी जाएंगी, जिस सीमा तक बच्चों वो हमारे मूल अधिकारों को सीमित करती हैं या मूल अधिकारों को उल्लंघन करती हैं। ठीक, तो संविधान पश्चात समझ में आ गया। संविधान पूर्व विधियां, मतलब कि संविधान के लागू होने के बाद अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को सीमित करेगा तो उनको क्या, शून्य कर दिया जाएगा। और विधियां में समस्त कानून डाल दिए उन्होंने कि कोई भी कानून अगर हमारे मूल अधिकारों को सीमित करेगा तो उनको निरस्त माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है बच्चों, अनुच्छेद 13 हमारे मूल अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक, तो क्या हुआ, लोग क्या कहां पहुंचे, लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट पे। अपने टॉपिक पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और कहा कि जज साहब, जो सरकार है यह हमारे मूल अधिकारों को सीमित कर रही है हदबंदी या जमींदारी कानून लाकर। तो सुप्रीम कोर्ट ही बोला सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फर्स्ट संविधान संशोधन को खारिज कर दिया, सॉरी जो जमींदारी कानून था उसको खारिज कर दिया। ठीक, तो जैसे ही जमींदारी कानून खारिज किया तो सरकार फड़फड़ा गई। सरकार ने सोचा, बोला कि हम तो जनता के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता की भलाई का कार्य कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको खारिज कर दिया। खारिज क्यों कर दिया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय आपके मूल अधिकार थे, तो इसलिए खारिज कर दिया गया। तो सरकार को गुस्सा आई। सरकार ने कहा तुम्हें संविधान देखकर ही निर्णय सुना रहे हो ना अपना, तो बोले हमें संविधान में ही चेंज कर देंगे। तो यहां पर जोड़ी गई। अब देखिए यहां पर आई है 9वीं अनुसूची, तो क्या कहा सरकार ने, हम तुम्हारे संविधान में ही चेंज कर देंगे। तो सरकार संशोधन करती है और 2 अनुच्छेद जोड़ती है, 31 क्लॉज का और 31 क्लॉज खा। ठीक बच्चों, संविधान में फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में सरकार ने किया और उसमें 31 क्लॉज का और 31 क्लॉज खा, 2 क्लॉज जोड़े। अब देखिएगा बच्चों सरकार ने क्या खेल कर दिया। 31 क्लॉज का, या इंग्लिश वाले हैं जो, वो कैसे कह सकते हैं 31 क्लॉज ए। ठीक, तो 31 ए में सरकार ने लिखा कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, क्या लिखा 31 ए में, सरकार ने लिखा कि यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो भूमि सुधार या लोक कल्याण से संबंधित होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता। किस आधार पर, कि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। समझ में आया क्या खेल खेल दिया, कि यदि सरकार कोई कानून बनाए और उस कहे कि यह कानून भूमि सुधार और लोक कल्याण से संबंधित है, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के तौर पर उस कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकती है। मतलब कि सरकार कोई भी कानून बनाए और लिख दे कि भूमि सुधार से संबंधित है, तो क्या खारिज नहीं कर पाएगी। ये तो ठीक है, एक हद तक सही था। 31 खा में क्या, 31 खा में लिखा, यदि सरकार कोई कानून बनाए और उसे डाल दे अनुसूची 9 में, शेड्यूल 9 में, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू भी नहीं कर सकती या न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं कर सकती। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रभाव क्या हुआ, खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट मात्र एक पुतले की भांति हो गई। क्यों, सरकार को कोई कानून बनाना, वो उठा के डाल देती 9वीं अनुसूची में, तो क्या हुआ, कोई देख ही नहीं सकता, उसका रिव्यू भी नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की सारी शक्तियां क्या समाप्त हो गई। ठीक, अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट को इंतजार था उस दिन का कि ऐसा दिन कब आएगा जब उसकी शक्तियां वापस आए। अब समझिएगा आप, अब यहां से इंपोर्टेंट है, तो वो दिन जल्दी आ गया। वो दिन कब आया बच्चों, वो दिन आया 24 अप्रैल 1973 में। कब बच्चों, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973। इस दिन केरल राज्य ने, किसने, केरल राज्य ने बच्चों क्या, जमींदारी कानून वहां पे भी लागू कर दिया केरल में। तो क्या हुआ,
यहाँ पर एक मठ के मठाधीश थे क्या, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। ठीक बच्चों, ये चले आते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ठीक, क्यों आते हैं? क्योंकि केरल राज्य ने भी इस समय जमींदारी कानून लागू कर दिया केरल में। तो जो केशवानंद भारती थे बच्चों, यह एक मठ के मठाधीश थे, तो इनकी भी जमीन चली गई। तो केशवानंद भारती आ जाते हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से 1951 से केस चल रहे थे उनको और केशवानंद भारती वाले केस को मर्ज करके एक केस का नाम दे देती है बच्चों, क्या नाम देती है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। क्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक बच्चों, ये नाम दे देती है इस केस को। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट एक नियम का प्रतिपादन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मौलिक ढांचे का। ठीक, मौलिक ढांचे का सिद्धांत लेके आती है। ठीक, तो क्या, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के केस में ही क्या सुप्रीम कोर्ट एक सिद्धांत लेकर आती है जिसको मौलिक ढांचे का सिद्धांत करते हैं। ठीक, समझ में आया? कब, 1973 में। अब देखिए बच्चों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मौलिक ढांचे का सिद्धांत निम्न में से किस बाद में आया, तो क्या, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक, तो समझे आपने, मौलिक ढांचे का सिद्धांत लेकर आती है और सरकार से कहते हैं कि आपको मूल अधिकारों में संशोधन करना है, आप करिए। ठीक, लेकिन उस सीमा तक संशोधन करिए जिस सीमा तक मौलिक ढांचे का उल्लंघन ना हो, या संविधान का जो मौलिक ढांचा है वो प्रभावित ना हो। ठीक है भैया, सरकार फड़फड़ानी। इस टाइम थी को इंदिरा गांधी जी पीएम। तो इंदिरा गांधी जी बोली, अभी तक तो इतने अच्छे से सब चल रहा था, ये मौलिक ढांचे का सिद्धांत कहां से आ गया। तो इंदिरा गांधी जी राष्ट्रपति साहब से कहती हैं कि जाओ और सुप्रीम कोर्ट से पूछो कि यह मौलिक ढांचे के सिद्धांत है क्या। देखिए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट से सवाल करने का अधिकार और सलाह लेने का अधिकार केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। भारत के केवल राष्ट्रपति के पास ही वो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का और उससे सवाल पूछने का अधिकार। ठीक, तो इंदिरा गांधी जी राष्ट्रपति साहब फखरुद्दीन अली साहब जी से कहती हैं कि जाइए आप पूछिए कि यह मौलिक ढांचा क्या है संविधान का। तो राष्ट्रपति साहब तो जाएंगे नहीं, तो वो भेजते हैं किसको, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, एजीआई को भेजते हैं, वो किसको, एजीआई को भेजते हैं कि जाओ और सुप्रीम कोर्ट से पूछो कि यह मौलिक ढांचे का सिद्धांत क्या है, यह मौलिक ढांचा है क्या संविधान का। तो जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं। यहाँ पर 13 लोगों की बेंच थी। देखिए बच्चों, अभी तक के भारत इतिहास में जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो निर्णय था वो 6-7 से आया था। अभी तक की सबसे बड़ी बेंच थी 13 लोगों की बेंच, जिसमें 6 और 7 से निर्णय आया था। ठीक, क्या, केशवानंद भारती केस, इसी में मौलिक ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। तो गए तो ये 13 लोगों से पूछा उन्होंने कि यह मौलिक ढांचे का सिद्धांत क्या है, किसने, एजीआई साहब ने। तो यह लोग बोले कि आपको संशोधन करना है करो, लेकिन अगर मौलिक ढांचे को छेड़खानी की तो हम आपको खारिज कर देंगे उस कानून को। ठीक, तो एजीआई साहब बोले यह तो हमें मालूम है कि आप खारिज कर दोगे, लेकिन मौलिक ढांचा है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है यह जो न्यायिक पद पर व्यक्ति हैं उन्हीं को मालूम है, या जो वर्तमान में जज हैं या आगे जज होंगे केवल उन्हीं को मालूम होगा, न्यायाधीशों को मालूम होगा कि मौलिक ढांचा संविधान का है क्या, और आप यहां से निकलिए। तो चले जाते हैं एजीआई साहब और बताते हैं किससे, राष्ट्रपति साहब से। राष्ट्रपति साहब बताते हैं प्रधानमंत्री साहब से। तो इंदिरा गांधी जी थी भारत की बेटी, वो फड़फड़ानी, और उन्होंने तुरंत से 2 संविधान संशोधन मारे करके। कौन सा, उन्होंने 2 संविधान संशोधन किए, 368 क्लॉज 3, ठीक बच्चों, और 368 क्लॉज 4।
मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि जो 368 है वो क्या संविधान संशोधन की बात करता है। तो इन्होंने क्या किया, 368 क्लॉज 3 जोड़ा और 368 क्लॉज 4 जोड़ा। और 368 क्लॉज 3 में लिखा बच्चों कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है। ठीक। और 368 क्लॉज 4 में लिखा बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून का रिव्यू नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून का रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। ठीक है बच्चों, 2 संशोधन मार दिए करके, किसने, इंदिरा गांधी जी ने। तो अब इनको चुनौती देने के लिए 368 क्लॉज 3 और 368 क्लॉज 4 को बच्चों, इनको चुनौती देने के लिए एक केस आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। क्या बच्चों, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का केस। ठीक बच्चों, देखिए 368 3 और 368 4। ठीक, कौन सा केस आता है बच्चों, मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। भारत संघ का बाद आता है बच्चों, कब, 1980 में। और यह सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि देखिए सर क्या किया, 368 क्लॉज 3, 368 क्लॉज 4, देखिए क्या कहता है कि पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, और संसद और न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन भी नहीं कर सकती। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट 368 क्लॉज 3 और 368 क्लॉज 4 को खारिज कर देती है और कहती है कि जो संविधान में, पूरे संविधान में संशोधन की शक्ति करने या पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में होगी, यह मौलिक ढांचा के सिद्धांत को प्रभावित करता है। इसलिए हम 368 क्लॉज 3 को खत्म करते हैं और 368 क्लॉज 4 में दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। तो जब न्यायिक पुनरावलोकन मौलिक ढांचे का भागी है तो क्यों नहीं कर सकती, तो इसलिए 368 क्लॉज 4 को भी खत्म कर देती है। तो आपने क्या जाना बच्चों कि न्यायपालिका मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 के केस में 368 क्लॉज 3 और 368 क्लॉज 4 को खत्म कर देती है, किस आधार पर कि ये मौलिक ढांचा के सिद्धांत के विरुद्ध है। देखिए बच्चों कितना अच्छा सिद्धांत लेके आई सुप्रीम कोर्ट कि आपके मौलिक अधिकारों को कोई छू नहीं सकता। समझ रहे हो ना, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आई। देखिए तो क्या किया, 368 क्लॉज 3 और 368 क्लॉज 4 को खत्म कर दिया। अब देखिए बच्चों, अब एक केस और आता है। एक केस कब आता है, एक केस आता है वामन राव वर्सेस भारत संघ का केस। ठीक बच्चों, क्या, वामन राव वर्सेस भारत संघ का केस। वामन राव बनाम भारत संघ, भारत संघ 1981। ठीक, इस केस में बच्चों पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट से क्या जो 9वीं अनुसूची है यह वाद योग्य है या नहीं है। आपने सब कुछ तो क्लियर कर दिया, जो 9वीं अनुसूची है यह वाद योग्य है या नहीं है, आप इसका पुनरावलोकन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए जो 1973 के पहले जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए, ठीक, उनका तो हम न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेंगे। ठीक, 1973 के पहले जो कानून या जो एक्ट बना के डाल दिए सरकार ने किसमें, 9वीं अनुसूची में, उसका हम न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते। लेकिन 1973 के बाद जो भी कानून बन के डलेंगे 9वीं अनुसूची में, उसका हम न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। अर्थात वर्तमान में 9वीं अनुसूची वाद्य योग्य है। ठीक, तो समझ में आया। किस केस में कहा, वामन राव वर्सेस भारत संघ में कहा कि 9वीं अनुसूची वाद्य योग्य है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वह वर्तमान में वाद्य योग्य है या नहीं है, तो आप क्या कहोगे, वाद्य योग्य है। लेकिन 1973 के पहले के कानूनों को वाद्य योग्य नहीं है। ठीक, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता।
लेकिन वर्तमान में किसी भी कानून को भी 9वीं अनुसूची में डाल दें तो बाध्य योग है उनका क्या हो सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो बच्चों ये रही आपकी 9वीं अनुसूची, 9वीं शेड्यूल। आशा करता हूं वो आपको समझ में आई होगी। ठीक बच्चों, तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। किससे संबंधित है 9वीं अनुसूची बच्चों? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक बच्चों, मौलिक ढांचे के सिद्धांत कब आया? 1973 में आया। किस केस में? केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ के केस में। ठीक बच्चों, तो 9वीं अनुसूची क्लियर हुई। अब देखते हैं बच्चों अनुसूची 10 या शेड्यूल 10। अब अनुसूची 10 पर भी आते हैं बच्चों। अनुसूची 10 क्या कहती है? तो बच्चों अनुसूची 10 कहती है दल बदल। अनुसूची क्या 10 क्या है? दल बदल विरोधी कानून है, विरोधी कानून। ठीक बच्चों, तो अनुसूची 10 क्या कहती है? दल बदल विरोधी कानून। देखिए बच्चों, बीजेपी 49, कांग्रेस 49, बीएसपी 2। यह दल बदल विरोधी कानून क्या है बच्चों, इसको समझते हैं हम लोग। यह अनुसूची को क्यों लाया गया? देखिए बच्चों, जो दल बदल विरोधी कानून अनुसूची है, इसको बच्चों हम लोगों ने कब जोड़ा बच्चों? इसको हमने 82वीं में, एक सेकंड कन्फर्म कर लो बच्चों, याद नहीं आ रहा है मुझे। 10वीं अनुसूची को हमने बच्चों जोड़ा है शायद, इसको जोड़ा है बच्चों हमने कब? 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। ठीक बच्चों, कब जोड़ा बच्चों हमने इसको जोड़ा 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। किसको? अनुसूची 10 को। ठीक बच्चों, तो अनुसूची 10 कब जोड़ी गई हमारे संविधान में? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। क्यों जोड़ी गई इसको देखते हैं। देखिए, जैसे किसी राज्य में चुनाव होगा, 100 सीटों पर चुनाव हुआ, 49 मिल गई कांग्रेस को, 49 मिल गई बीजेपी को, 2 मिल गई बीएसपी को। ठीक, 49 बीजेपी को, 49 कांग्रेस को, 2 बीएसपी को। ठीक बच्चों, अब यहां पर सरकार किसकी बनेगी? तो बच्चों यहां पर सरकार जो किसी की नहीं बनेगी। किसकी बनेगी बच्चों? किसी की नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। बहुमत क्या होता है बच्चों? 50% प्लस 1। कितना? 50% प्लस 1। मतलब 100 सीटों पे चुनाव हुआ है तो 100 का 50% कितना? 50 होगा, प्लस 1 मतलब 51। तो यहाँ पे सरकार किसी की नहीं बनी। तो अब क्या करेंगे यह लोग खरीदना शुरू करेंगे। ठीक, एमएलए या एमपी को। तो मान लीजिए बीजेपी ने बीएसपी के उनसे कहा, विधायकों से, कि आप बीजेपी में आ जाइए, हम आपको 1-1 करोड़ रुपए देंगे। तो क्या हुआ? बीएसपी वालों ने अपना झोला उठाया और बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी की सरकार बन गई। 6 महीना तक तो सरकार अच्छे से चली। 6 महीना बाद कांग्रेस वालों ने कहा कि आप हमारे साइड आ जाइए, हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद देंगे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना झोला फिर उठाया और कांग्रेस में आ गए। कुछ टाइम सरकार कांग्रेस ने चलाई, फिर बीजेपी वाले बोले हम आपको 3-3 करोड़ रुपए देंगे और इससे बड़ा मंत्री पद देंगे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर झोला उठाया, बीजेपी में आ गए। तो बच्चों इस सबसे संसद बहुत परेशान थी। 1980 के टाइम पर यह प्रक्रिया बहुत हो रही थी, तो संसद बहुत परेशान थी। क्यों थी? क्योंकि सरकार को अस्थायित्व का खतरा रहता था कि क्या पता कब सरकार गिर जाए। सरकार अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पाती थी। ठीक, तो इन सबसे परेशान थी संसद। तो संसद लेकर आती है क्या? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक, और क्या करती है? दल बदलने की और अनुसूची 10 को जोड़ती है और इसमें दल बदल की कितना नियम कर देती है? 1/3। ठीक, दल बदल
नियम। ठीक बच्चों, दल बदल नियम को कितना कर देती है? 1/3। ठीक, और इन सांसदों का इस पार्टी में आना, उस पार्टी में जाना, इसको क्या कहते हैं? आयाराम गयाराम का सिद्धांत कहते हैं इसको। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आयाराम और गयाराम का सिद्धांत। ठीक, तो क्या देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 होता है, 10वीं अनुसूची जोड़ा जाती है और इसमें दल बदलने का नियम कितना कर देते हैं बच्चों? 1/3। मतलब कि अगर आपको दूसरी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना है तो पार्टी के 1/3 सदस्यों को जाना होगा। मतलब कि जैसे किसी पार्टी में मान लीजिए 90 सदस्य हैं तो 90 का 1/3 जाएंगे, मतलब कितना? 30 सदस्य जाएंगे, तब पार्टी से जाना होगा तो कितने? 30 सदस्यों को, तब आपका विलय माना जाएगा उस पार्टी में। देखिए अब विलय क्या होता है? देखिए बच्चों, अगर पार्टी के 1/3 सदस्य जाएंगे दूसरी पार्टी में, ठीक, तो उनका क्या? विलय माना जाएगा, मतलब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। वो इस पार्टी में सांसद थे या विधायक थे तो वो दूसरी वाली पार्टी में भी सांसद या विधायक ही रहेंगे। इसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। लेकिन यदि 1/3 से एक भी कम सदस्य गया दूसरी पार्टी में तो उनकी उसी वक्त क्या? सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसी वक्त से वह सांसद या विधायक नहीं रहेंगे। ठीक, तो क्या कर दिया बच्चों दल बदलने का नियम? 1/3 कर दिया। कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 से 10वीं अनुसूची जब जोड़ी गई। लेकिन हमारे वाले तो अलग ही स्वैग में थे। अभी तक एक एक दो दो विधायक बिकते थे, अब क्या? अब पूरी बसें की बसें बिकने लगी। ठीक बच्चों, क्या? अब पूरी बसें की बसें बिकने लगी। तो अब क्या हुआ? फिर संसद परेशान, तो संसद ने किया 91वां संविधान संशोधन। क्या किया बच्चों? 91वां संशोधन 2003 में। ठीक बच्चों, और इसमें दल बदलने की कितनी सीमा कर दी? 2/3। मतलब कि यदि आपकी पार्टी में 90 सदस्य हैं तो 90 का 2/3 कितना होगा बच्चों? 90 का 2/3 होगा 3 दूनी 60, तो 60 सदस्यों को जाना होगा। मान लीजिए कांग्रेस की 90 सीटें हैं तो कांग्रेस को 60, जब तक 60 विधायक नहीं जाएंगे तब तक माना नहीं जाएगा। तो इन 2/3 में तो राहुल गांधी तक खिसके चले जाएं। ठीक, तो क्या 91वें संविधान संशोधन 2003 में संसद ने कितना कर दिया बच्चों? दल बदल का नियम 2/3 कर दिया। मतलब कि जब तक 2/3 सदस्य नहीं जाएंगे तब तक आपकी सदस्यता नहीं आएगी। आप 2/3 सदस्य जाएंगे, आपका विलय माना जाएगा, आपकी सदस्यता बनी रहेगी। लेकिन यदि आप 2/3 से एक भी कम गए तो उसी वक्त आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। समझ में आया बच्चों? तो क्यों ली गई अनुसूची 10 को जोड़ा गया? क्योंकि हमारे यहाँ पर सांसद बिक जाते थे, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते थे, उस पार्टी से इस पार्टी में, यही चलता रहता था, आयाराम गयाराम का सिद्धांत। ठीक, तो इसी को संतुलन में बनाए रखने के लिए संसद लेके आई 52वां संविधान संशोधन, उसके बाद 91वां संविधान संशोधन। ठीक, 52वें संविधान संशोधन 1985 से क्या? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसको दल बदल कानून। ठीक बच्चों, तो 10वीं अनुसूची आपको समझ में आई। अब देखिए, अब बच्चों हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इनको साथ में पढ़ते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, किसको? 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। देखिए बच्चों, तो 11वीं अनुसूची है, इसमें दी गई है क्या? पंचायती राज, पंचायती राज। और अनुसूची बच्चों, जो अनुसूची 12 है, इसमें बच्चों क्या है? नगर पालिका। क्या? नगर पालिका। ठीक, अब इनको बच्चों हम लोग दोनों लोग साथ में समझते हैं, दोनों अनुसूचियों को क्या साथ में समझते हैं, क्योंकि अनुसूची है क्या, क्या दिया है, यह तो सबको मालूम होता है, लगभग सब लोग रट लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन इन अनुसूची को लाने का मतलब क्या था, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको अनुसूची समझ में नहीं आएगी, आपको संविधान समझ में नहीं आएगा। ठीक, देखिए बच्चों, तो पहले हमारे देश में क्या सरकारों के कितने स्तर हुआ करते थे? शासन के 2 स्तर थे।
केंद्र और राज्य। तो इनसे क्या सरकार की पहुंच आम जनता तक पहुंच पाती थी? क्या सरकार की पहुंच आम जनता तक थी? तो इसका आंसर है आम जनता तक नहीं थी। क्या सांसद और विधायकों से आम जनता मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी, आज भी नहीं मिल पाती है। चुनाव में छोड़ो, वो बात अलग है, चुनाव में तो आएंगे, उसके बाद पता नहीं रहता कहाँ सांसद जी हैं, कहाँ विधायक जी हैं। समझ रहे हो? तो क्या आम जनता तक पहुंच थी शासन की? तो बच्चों आम जनता तक शासन की पहुंच नहीं थी। ठीक, तो क्या लोकतंत्र का जो हमारा मोटिव था वो क्या पूरा था? तो लोकतंत्र का उद्देश्य पूरा नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र का उद्देश्य है कि शासन समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, या शासन की पहुंच संविधान के समाज के हर एक व्यक्ति तक होनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र की अवधारणा यह कहती है। तो यहां पर क्या लोकतंत्र की अवधारणा क्या थी? फेल थी। तो शासन की पहुंच बनाने के लिए क्या होता है? तो एक तीसरा स्तर भी जोड़ा जाता है शासन का, जिसको क्या कहते हैं? पंचायती राज। ठीक, पंचायती राज। इनसे दो बॉडी जोड़ी जाती हैं, पंचायती राज और नगर पालिकाएं। ठीक, पंचायती राज को बच्चों रखते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची में, और नगर पालिका को रखा है 12वीं अनुसूची में। ठीक बच्चों, देखिए इसमें कितने विषय दिए हैं? इसमें दिए हैं 29 विषय। ठीक, पंचायती राज को इनको दिए हैं कितने? 18 विषय। ठीक, जो पंचायती राज है बच्चों, यह क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक, और नगर पालिका क्या है बच्चों? शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। ठीक बच्चों, ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में। और इनको जोड़ा कब गया बच्चों? इनको जोड़ा गया, जो पंचायती राज है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक बच्चों, नगर पालिका को कब जोड़ा गया बच्चों? 74वें संविधान संशोधन 1992। इनको कितने विषय दिए गए बच्चों? पंचायती राज को 29 विषय, नगर पालिका को बच्चों 18 विषय। ठीक, तो समझ में आया बच्चों कि अनुसूची 11 और अनुसूची 12 को क्यों जोड़ा गया? जिससे शासन समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, प्रशासन। ठीक, देखिए अब बताइए, क्या किसी किसान को प्रधान से मिलने में समस्या होगी? नहीं होगी। किसान प्रधान से पहुंच हो सकती है? नहीं हो सकती है, मिल सकता है, जब चाहे, दिन में चाहे, दोपहर में चाहे, रात में चाहे, जब मिल सकता है। तो अब क्या पहुंच गई, हर व्यक्ति तक शासन की पहुंच हो गई। तो इसी को बनाने के लिए अनुसूची 11 और अनुसूची 12 को जोड़ा गया। ठीक, अनुसूची 11 में 29 विषय दिए गए। इनको विषय कौन देता है? तो राज्य सरकार देती है। कौन से विषय दे गई? तो एक सड़क लो, नाले लो, इन्हीं सब विषय देते हैं। ऐसे विषय, कूड़ा विषय देते हैं। बिल्कुल, क्यों देती हैं? अगर मान लीजिए पुलिस दे दी, ग्राम पंचायतों को पुलिस का विषय दे दिया, तो क्या पुलिस किसको सल्यूट करेगी? प्रधान को करेगी या सरकार को कर देगी? राज्य के सीएम को करेगी। तो अब राज्य ग्राम पंचायत को दे देंगे तो प्रधान को करेंगे। तो इसलिए सरकार का, या इसलिए सीएम का या राज्यों का अस्तित्व खत्म ना हो, इसलिए रद्दी विषय दे देते हैं किनको? ग्राम पंचायतों को। जैसे नगर पालिका को 18 विषय दिए हैं, उनमें एक होता है कूड़ा कचरा साफ सफाई। आती है ना नगर पालिका की गाड़ी कचरा वाली सुबह से, तो जो रद्दी विषय होते हैं उनको दे देते हैं ग्राम पंचायतों को, नगर पालिका को राज्य सरकार, और अच्छे विषयों को खुद रख लेती है। ठीक बच्चों, तो कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं, 74वें संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिकाएं। पंचायती राज को 29 विषय दिए जा सकते हैं और नगर पालिका को 18 विषय। तो आशा करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ठीक, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।